हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में आज डिस्कस करेंगे सेट नंबर 85। दोस्तों कल वीडियो नहीं आ पाया था, जैसा मैंने पोस्ट में डाल भी दिया था कि कुछ थोड़ा सा तबीयत में इशू हो गया था, इसलिए कल का वीडियो जो मंडे को आना था वो आज मैं ट्यूसडे को डाल रहा हूँ। फिर से वो 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन है, स्पेन की संसद का क्या नाम है? कहाँ की? स्पेन। जैसे भारत की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, उसी तरह से स्पेन में जो संसद है उसका क्या नाम है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कांग्रेस, कोर्टेस, डायट और युआन। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कहाँ स्पेन की संसद का नाम क्या है। अगर इसका जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर ए, बी, सी या फिर डी लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कोर्टेस। स्पेन की संसद का नाम क्या है? कोर्टेस नाम है। अच्छा, जैसे भारत की संसद का भी 2 पार्ट है, निम्न सदन और उच्च सदन, तो उसी तरह से स्पेन की संसद का भी 2 पार्ट है, 2 भाग है, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, अब आते हैं स्पेन पे। तो स्पेन की जो मुद्रा है वो है यूरो, और स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन दिया गया एमंडसन, रॉबर्ट पियरी, मैथ्यू हैंसन और फ्रेडरिक कुक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है एमंडसन। एमंडसन जो थे वही दक्षिणी ध्रुव पर गए थे और इन्होंने ही दक्षिणी ध्रुव की खोज भी की थी। तो ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? किसका? रेबीज का। रेबीज एक ऐसा बीमारी है जो मानव शरीर में जानवरों के काटने से, किसी भी जानवर का, ऐसे लोग कुत्ते का क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन ये किसी भी जानवर का है, चाहे वो चूहा क्यों ना काट ले। तो जब कोई जानवर काटता है तो उसका जो लार्वा होता है, जिसे लार कहते हैं, वो जब बॉडी में एंटर करता है तो उससे जो है रेबीज की बीमारी होती है। तो रेबीज बीमारी का और एक नाम है जिसको लिखते हैं अलर्क। क्या लिखते हैं? अलर्क। इस टाइप से आएगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। तो रेबीज या अलर्क दोनों में से कुछ भी आ जाए तो उसकी टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर और जेम्स फिस्प। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब क्या है इसका? तो सही जवाब है लुई पास्चर ने किया था। और कब किया था? तो वो है 1885 ईस्वी में किया था। 1885 ईस्वी में लुई पास्चर ने रेबीज या अलर्क, दोनों एक ही बीमारी है जो जानवरों को काटने से होता है, उसके टीके की खोज की थी। दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ विद आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटीज किस देश की गुप्तचर संस्था है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन दिया गया अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, इजराइल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। बी इसका राइट आंसर था। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग जो वीडियो लाते हैं वो सप्ताह के 4 दिन लाते हैं, वो है संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। फिर से सुनिएगा, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आज ट्यूसडे को इसलिए आ रहा है, कल मंडे थोड़ा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आज का वीडियो, कल का वीडियो आज डाला है ताकि आपकी तैयारी में कोई नुकसान ना हो। तो आज कल जो 25 क्वेश्चन कवर होने वाले थे वो मैंने आज करके ट्यूसडे को डाल दिया। बुधवार यानी कल फिर वीडियो आएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? देखिएगा, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है, यह पूछेगा औसतन कितना होता है, यह भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट भार गुर्दे का नहीं होता, क्योंकि जो मेल मेंबर होते हैं, जो मनुष्य में मेल होता है
उनका जो गुर्दे का भार होता है वो होता है पुरुष का 125 से 170 ग्राम। कितना? 125 ग्राम से 170 ग्राम, ये पुरुष का होता है। महिला के गुर्दे का भार का कहा जाए तो 115 ग्राम से लेके 155 ग्राम तक होता है। तो इसलिए औसतन भारी लगभग भार जो गुर्दे का वो कितना होता है, वो होता है 150 ग्राम। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका सही जवाब होगा। इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हेम्योपैथी चिकित्सा की खोज किसने की थी? किसकी खोज? हेम्योपैथी चिकित्सा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट एलिस ने, हार्नेमन मिलानी ने, सैमुअल हैनीमैन ने और स्टुअर्ट क्लोज ने। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि हेम्योपैथिक चिकित्सा की खोज किसने की थी। सही जवाब क्या जाएगा इसका? सही जवाब जाएगा इसका सैमुअल हैनीमैन, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, टोकोफेरोल और कैल्सीफेरोल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, थोड़ा समझिएगा, आपको ये चीज़ किताब में बहुत कम जगह मिलेगा। फिर से सुनिएगा, ये चीज़ आपको किताब में बहुत कम जगह मिलेगा। विटामिन डी का ही नाम मिलेगा जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। लेकिन अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करते हैं। विटामिन डी का 2 प्रारूप है, समझिएगा। विटामिन डी का 2 प्रारूप है, एक को बोलते हैं D2 और एक को बोलते हैं D3। 2 प्रारूप है। जो ये कैल्सीफेरोल है ये विटामिन D3 का नाम है, समझ गए। और जो विटामिन D2 है उसका है ऑर्गो कैल्सीफेरोल। क्या है? ऑर्गो लगा के एंड कैल्सीफेरोल, ये ऐड कर दीजिएगा, यानी D2 में ये ऑर्गो ऐड हो जाता है। D3 में सिर्फ कैल्सीफेरोल, समझिएगा, D3 में सिर्फ कैल्सीफेरोल और D2 में ऑर्गो कैल्सीफेरोल। ठीक है। तो विटामिन डी का दो प्रारूप है, D2 और D3। ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। तो कैल्सीफेरोल D3 को बोलते हैं और ऑर्गो कैल्सीफेरोल D2 को बोलते हैं। अच्छा, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो है धूप। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 8.2, 7.7, 6.9 और 9.0। आपको बताना है कि पित्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो सही जवाब है 7.7। बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। बहुत अच्छे क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी? किसकी खोज? ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी? 1779, 1761, 1774 और 1748। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है, वो डेट था 1 अगस्त, जब जोसेफ प्रिस्टले ने, किसने? जोसेफ प्रिस्टले, ये लिख लीजिएगा। 1 अगस्त 1774 को जब जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो सी इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसका नाम? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस, राना टिग्रिना, होमोसेपियंस और ओरिजा सैटिवा। 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। सही जवाब है बॉस इंडिकस, ए इसका राइट आंसर था। फ्रेंड्स, इसका आपको पीडीएफ विथ आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आप किसी क्वेश्चन पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ विथ आंसर भी मिलेगा और वहाँ पे क्विजेस भी होती हैं, वहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा, खर्च कुछ नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? 5, 12, 8 और 11%। सही जवाब है 8%। सी इसका राइट आंसर है।
किस अनुच्छेद द्वारा, क्वेश्चन समझिएगा, किस अनुच्छेद द्वारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? क्वेश्चन एक बार फिर, किस अनुच्छेद द्वारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 74। इसका जवाब होगा अनुच्छेद 64। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया समझिएगा, बहुत कुछ क्वेश्चन इसमें जवाब मिलेगा और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कुछ कुछ चीज़ें। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1950, 1948, 1952 और 1949। तो डेट था 25 जनवरी 1950 जब वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब वंदे मातरम के बारे में कुछ कुछ और चीज़ें जानते हैं। वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और वो लिखा है 1870 में। कुछ कुछ जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और किसमें कब लिखा है? 1870 में। किस भाषा में लिखा है? तो वो था संस्कृत भाषा में लिखा है। 3 क्वेश्चन यहाँ मिल गया। किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा? तो 1870 में और संस्कृत में लिखा, पहली बात। नेक्स्ट आते हैं, इसको सबसे पहले कौन गाया और कब गाया? तो इसको सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में गाया था। कब गाया था? 1896 में, 1896 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। और एक चीज़ के बारे में जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसको वंदे मातरम जो गान है उसको जो एक बंगाली उपन्यास है, बंगला नॉवेल है जिसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। उसमें कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बंगला जो आनंद मठ क्या है, तो ये बंगाली उपन्यास है, बंगला नॉवेल है और इसमें आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को कब शामिल किया गया था? तो वो जवाब है 1882 में, 1882 में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग वंदे मातरम के बारे में जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान का जो पूरा प्रारूप बना था उसमें कितने दिनों तक बहस हुआ था? 120 दिन, 117 दिन, 102 दिन और 114 दिन। सही जवाब है 114 डेज, 114 दिन। अच्छा, इस प्रारूप समिति जो एक पूरा समिति कमेटी बनी थी जिसमें बहस हो रही थी, कोई अकेले तो बहस करेगा नहीं, कोई डिस्कशन जो भी होगा, एक टीम मेंबर बनेगा, कमेटी ज्यूरी बनेगा। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन कर रहे थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्षता कर रहे थे। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। खुशबुओं का शहर किसका उपनाम है? किसका? खुशबुओं का शहर किसका उपनाम है? गाजीपुर, कन्नौज, देहरादून और मदुरई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसका उपनाम खुशबुओं का शहर है। सही जवाब है कन्नौज। बी इसका राइट आंसर था। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियो अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि नॉलेजेबल वीडियो है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा
ताकि जो हम सप्ताह में 4 दिन वीडियो लेके आते हैं, यानी आपके वीक में टॉप 100 क्वेश्चंस रेडी होते हैं एग्जाम्स के लिए, वो आपका मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको स्किल लग रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी होती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे थोड़ा मनोबल मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है लेप्चा किस राज्य की जनजाति है। सही जवाब जाएगा सिक्किम, ऑप्शन ए को सही जवाब जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्या नाम है? कावला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है आंध्र प्रदेश। डी इसका राइट आंसर था। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ आपको इसके PDF विद आंसर्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमसे किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? येन, वॉन, लीरा और सोम। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है। सही जवाब है वॉन। बी इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है। विश्व में, फिर से सुनिएगा, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश, समझिएगा, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत, चीन, श्रीलंका और फ्रांस। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि सबसे बड़ा निर्यातक देश, एक्सपोर्टर कंट्री ऑफ इन द वर्ल्ड, किसके लिए? तो चाय के लिए। सही जवाब है श्रीलंका। सी इसका सही जवाब है। चाय से ही श्रीलंका को काफ़ी मात्रा में एक बड़ा हिस्सा जो है, टोटल देश का जितना भी उनका रेवेन्यू बनता है, राजस्व होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनका चाय निर्यात से ही हो जाता है, श्रीलंका का। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ जानते हैं कि चाय के निर्यात में अगर श्रीलंका सबसे ज़्यादा आगे है, तो चाय के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? ये तो निर्यातक हो गया, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चाय का, तो वो है चाइना। चीन सबसे ज़्यादा देश उत्पादक है चाय का। भारत की अगर बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर, सेकेंड रैंक में है। सबसे पहला है चाइना, देन भारत। किसमें? चाय उत्पादन में, निर्यातक में नहीं, चाय उत्पादन में भारत सेकेंड स्थान पे है, पहले स्थान पे है चाइना। और चाय निर्यातक में सबसे पहले स्थान पे कौन सा है? तो श्रीलंका। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? किसकी? खुले द्वार की नीति। खुले द्वार का नीति क्या होता है ये समझिए पहले। जैसे कि FDI होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसी तरह से खुले द्वार की नीति ये अलाउ करता है दूसरे देशों को कि अगर आप चाहें तो हमारे देश में आ सकते हैं, पूंजी लगा सकते हैं, बिजनेस फैला सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं कंट्री के, वो फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन आप चाहें तो हमारे देश में आके अपने पूंजी लगा के बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जापान की कंपनी है जो भारत में आकर अपनी पूंजी लगाएगी, अपना कंपनी सेटअप करके यहाँ पे एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना देगी, तो वो खुले द्वार की नीति से शुरू हुआ। खुले द्वार की नीति को सबसे पहला अपनाने वाला देश था वो है चीन। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, चीन ने सबसे पहले इसको प्रमोट किया था। अब आते हैं कि खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है आपको, जॉन हे, हाइगेंस, थॉमस यंग और जेम्स क्लार्क। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब है जॉन हे। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? जो नेत्र का दान होता है उसमें दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? लेंस, रेटिना, कॉर्निया या इनमें से सारे? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया। पूरी आंख को नहीं लिया जाता, सिर्फ सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
क्वेश्चन एक बार फिर, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 21 अप्रैल और 26 नवंबर। सही जवाब क्या आ जाएगा फ्रेंड? तो सही जवाब जाएगा डी, जो कि है 26 नवंबर। हर साल भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसकी प्रकृति? लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, निष्प्रभावी और उदासीन। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको लार की प्रकृति बताना है। नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ स्लाइवा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए, लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फिर, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? और क्वेश्चन ऐसे भाई कई एग्जाम में देखा गया है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो तीनों एक ही क्वेश्चन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन और ब्यूटेन। प्रोपेन, इथेन, मीथेन और ब्यूटेन। तो सही जवाब है मीथेन। डी इसका सही जवाब, सी इसका सही जवाब था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? क्वेश्चन एक बार फिर, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, चीन, रूस और यूक्रेन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जवाब इसका चीन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि सप्ताह में 100 क्वेश्चन जो तैयार होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना ना भूलें और लाइक तो करें ही, ये आपका काम है। प्रमोट करना, मुझे मोटिवेट करना, ये आपका काम है, सॉरी प्रमोट नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो को लेके। कब मिलेंगे? बुधवार यानी कल मिलेंगे। आज जैसा मैंने बताया कि सोमवार का वीडियो आज लेके मैं आया था क्योंकि थोड़ी मंडे को तबीयत खराब हो चुकी थी, इस वजह से। तो कल फिर मैं मिलूंगा अच्छे क्वेश्चंस को लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। आपका सफलता हमारा लक्ष्य। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।